रोज की तरह अपने पार्लर में काम कर एक ब्यूटिशियन देखती है कि कुछ पुलिस वाले उसके पार्लर की तरफ आ रहे थे और वो अंदर आकर बोलते हैं कि उन्हें उनके पार्लर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, क्योंकि वहीं से थोड़ी दूर रह रही आहूजा फैमिली की मात्र 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची आरोही उनके घर से गायब है और उन्हें शक है कि उसका किडनैप हो गया है और जो भी शख्स उसे उठा कर ले गया है वो हो ना हो उनकी सीसीटीवी फुटेज में जरूर आया होगा। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पार्लर वालों ने हाँ बोल दी और जब पुलिस सारी फुटेज चेक करती है तो उनमें उन्हें एक औरत स्कूटी पर दिखती है जिसके साथ आरोही और एक कैरी बैग दिख रहा है जो कि उसे वहां से एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जा रही है। मगर ये क्या, जब वो कुछ घंटे बाद वापस आई तो ना तो उसके साथ वो कैरी बैग दिख रहा है और ना ही आरोही, जिसके बाद वो उस औरत के चेहरे और उसके स्कूटी के नंबर प्लेट को देखने की कोशिश करती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो सारी की सारी फुटेज काफी धुंधली थी। इसीलिए पुलिस अपनी एक टीम को आरोही का ढूंढने भेजती है और एक को उसके घर वालों के पास भेजती है जिससे वो उस औरत के बारे में पता लगा पाए। और जब वो फैमिली मेंबर उस औरत के कपड़े और स्कूटी को देखती है तो उनके पैरों के तले उनकी जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो महिला सिर्फ उनके घर में मौजूद ही नहीं थी बल्कि वो तो वहां आरोही के लिए तेज तेज धागे मारकर रोने का नाटक भी कर रही थी। आखिर वो महिला कौन थी और उसको एक छोटी सी नन्ही जान से क्या दुश्मनी थी और उस औरत ने आरोही के साथ आखिर ऐसा क्या किया जिसने सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का दिल दहशत से भर पूरे देश में एक सनसनी मचा क्रांति ला दी थी। तो आइए साथ में मिलकर क्राइमिंग पर पता करते हैं। यह काफी भयावह और एक दिल तोड़ने वाली कहानी आरोही आहूजा की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली सुशील आहूजा की फैमिली में उनकी मदर, उनकी वाइफ रितु और उनके 2 बच्चे रह रहे थे जिसमें सबसे छोटी 6 महीने की आरोही थी। इनका परिवार भी एक आम भारतीय परिवार की तरह काफी खुशहाल था, मगर 7 सितंबर 2014 को कुछ ऐसा भयावह होने वाला था जिससे इनकी खुशियों को एक बहुत बुरी नजर लगने वाली थी। 7 सितंबर की सुबह को सुशील आहूजा अपनी मदर और अपने बेटे के साथ वहीं से थोड़ी दूर और एक सत्संग के लिए निकल जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद रितु अपनी बेटी को लेकर मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है और जब वो घर पर वापस आती है तो वो आरोही को उसको उसके पालने में डालकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और जब वो 15 मिनट के बाद आरोही के पास वापस आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आरोही अपने पालने में नहीं थी। उसका ये सोच सोच के बुरा हाल हो रहा होता है कि आरोही को न जाने कौन उठा कर ले गया क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची खुद चल तो नहीं सकती थी। और ये सोच सोच कर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। फिर वो अपने पति को ये सब बताने के लिए कॉल लगाती है, मगर कई बार कॉल करने के बाद भी वो कॉल पिक नहीं करते, जिसके बाद रितु को लगता है कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो एक एक करके अपने पड़ोसियों के पास जाती है और उन्हें रो रो कर बोलती है कि उसके घर पर उसकी बेटी आरोही नहीं है, शायद उसे कोई मेरे घर से उठा कर ले गया है। क्या आपने आसपास कोई ऐसे संदिग्ध आदमी को देखा है जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी हो? लेकिन रितु की ये सारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। इतने में ही उनके पति अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाते हैं और वो उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद वो सब पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं और पुलिस वाले कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और उनके घर पहुँचते हैं। वहाँ वो सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं और उनके घर वालों से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है क्या जिसकी आपसे ना बनती हो या फिर आपके बिजनेस में किसी से दुश्मनी हो। और इस बात पर उनके घर वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उनको किसी पर शक है। जिसके बाद पुलिस को ये वाला केस फिरौती का लगने लगता है। वो उनके घर वालों से बोलते हैं कि हमें लगता है किसी ने आरोही को फिरौती के लिए किडनैप किया है। अगर उन पर ऐसी कोई भी कॉल आए तो फटाफट वो कोई बिना देरी किए पुलिस को जल्द से जल्द कोई सूचना दे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगता है और पूरे जबलपुर में फैल जाता है। हर कोई आरोही को ढूंढ रहा था कि आखिर वो चली कहाँ गई। और ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को आरोही की कोई भी खोज खबर नहीं मिलती। तो वहीं उनके परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। जिसके बाद आरोही के पापा यानी सुशील आहूजा आरोही की गुमशुदगी के लिए पैम्पलेट छपवा देते हैं कि अगर किसी को भी आरोही के बारे में कुछ भी पता चलता है तो उन्हें बताएं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो वहीं कई दिनों तक फिरौती की कॉल न आने पर पुलिस को अब ये समझ में आ गया था कि आरोही का किडनैप फिरौती के लिए नहीं हुआ है। पुलिस को आरोही के साथ एक बहुत बुरी अनहोनी होने का शक होने लग गया था। शायद जो भी उसे उठा कर ले गया उसका प्लान और भी भयानक है।
इसलिए वो जांच और तेज कर देते हैं, जिसके लिए वो 11 पुलिस की टीम बना लेते हैं और वहाँ के चप्पे चप्पे को छानने लगते हैं। साथ ही में जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ की फुटेज भी चेक करने लगते हैं, लेकिन उस समय ज्यादा घरों के पास सीसीटीवी नहीं थे। मगर पुलिस हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि मीडिया में खबर फैल जाने के बाद उन पर बहुत दबाव था। और फिर एक दिन पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ में लगता है जिससे ये पूरा केस पलटने वाला था। 14 सितंबर 2014 आरोही की तलाश करते हुए पुलिस और उसके परिवार वालों को 7 दिन गुजर गए थे, मगर आरोही का कुछ भी पता नहीं चला था। पुलिस हर एंगल से इस वाले केस की जांच कर रही थी। पुलिस छोटे से बड़े सारे सबूत तलाश रही थी। तभी वो आरोही के घर से थोड़ी दूर एक रोज ब्यूटी पार्लर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर वहां से 4 रास्ते गुजर रहे थे, जिसको उस पार्लर के सारे सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर रहे थे। तो पुलिस को लगा हो ना हो जो भी आरोही को उठा कर ले गया वो जरूर इसी वाले क्षेत्र से गया होगा, इसीलिए वो उस ब्यूटी पार्लर के अंदर चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो महिला जो स्कूटी पर बैठी है वो आरोही को कैरी बैग के साथ वहाँ से रामपुर के नया गाँव के सुनसान इलाके में लेकर जा रही थी, जहाँ पर इंसानी आबादी के नाम पर कुछ भी नहीं था। और जब वो वापिस आई थी तो उसके साथ आरोही भी नहीं थी। जिसके बाद वो जब उस औरत के बारे में पता लगाने के लिए उनके घर गए थे तो उनके घर वालों को उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वीडियो में जो महिला थी वो और कोई नहीं थी, वो थी उसी आरोही की मम्मी रितु। स्वयं आहूजा फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक माँ जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसे इतना दर्द झेल कर जन्म दिया, वही माँ अपने बच्चे के लिए यमराज कैसे बन गई। पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि कातिल कौन है, लेकिन अब बारिश के पीछे के मोटिव को जानने की थी। और जब मोटिव सामने आया तब वो काफी हैरान करने वाला और चौंकाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में रितु बताती है कि उसका एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 3 साल है, और जो उसकी बेटी आरोही थी उसको अभी पैदा हुए 6 महीने हुए हैं। लेकिन जब से उसकी लड़की हुई है तब से वो अपने बेटे और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अभी आरोही बहुत छोटी थी और वो हमेशा रोती रहती थी। इसीलिए वो अपने बेटे को ना टाइम से खाना दे पाती थी और ना ही खुद खा पाती थी। और जब आरोही बार बार रोया करती थी तो मेरे को अंदर से बहुत चिढ़ होया करती थी। उसके बार बार रोने के कारण ना तो वो आरोही पे ध्यान दे पा रही थी और ना ही अपने बेटे के ऊपर ध्यान दे पा रही थी। उसके अंदर से बार बार ये आवाज आ रही थी कि ऐसे में उन दोनों को नहीं पाल पाएगी और उन दोनों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही में उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे थे और उसके काफी ज्यादा बाल भी झड़ने लग गए थे। वो काफी मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गई थी। उसकी कुछ भी सोच समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसने आरोही की परवरिश में आ रही दिक्कतों को इतना बड़ा बना लिया था कि उसे ऐसा लगने लगा कि अगर ऐसी सब चीजें चलती रही तो वो अपने दोनों में से किसी भी बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि उन दोनों के बीच के सालों का फासला बहुत कम था। दोनों ही उम्र में बहुत अभी छोटे थे और ये परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए उसने ये वाला रास्ता चुना, यानी आरोही से छुटकारा पाने का रास्ता उसने चुना। और वो एक सही मौके की तलाश में जुट गई और उसे वो मौका जब मिला जब घर पर कोई नहीं था, हर फैमिली मेंबर सत्संग में गया हुआ था। वो आरोही अभी छोटी है इसका बहाना कर कर घर पे रुक जाती है। फिर उसे सब्जी वाले थैले में डालकर अपनी स्कूटी पर लटकाकर रामपुर के उस सुनसान इलाके की तरफ ले जाती है और देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं, एकदम सुनसान इलाका है, क्योंकि हर तरफ जंगल ही जंगल था। और वो अपनी उस बेटी को जिसको अभी उसने जन्म दिया है उसे नाली में अपने हाथों से फेंक देती है। जब उसने उसे नाली में फेंका था तो आरोही बहुत रो रही थी, लेकिन एक बार भी रितु का दिल नहीं पसीजा। उसने जब ये सुनिश्चित कर लिया कि आरोही की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है और उसकी आवाज जब तक बंद नहीं हो गई तब तक रितु वहीं पर मौजूद रही थी। और जब उसकी रोने की आवाज शांत हो गई थी तो उसने अपनी स्कूटी चालू करी और अपने घर वापस आने लग गई। पूरे रास्ते भर वो खुश हो रही थी कि उसके पास उसके घर में अब कोई भी रोने वाला नहीं बचा है और अब उसके पास समय ही समय है। वो अपने बेटे के ऊपर अब ढंग से ध्यान दे पाएगी और यही सोचते सोचते अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन आधे घंटे बाद उसको होश आता है कि उसने किस अपराध को अंजाम दिया है। तब वो सोचती है कि उसे कुछ नाटक करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए उसने सबसे पहले अपने पति को फोन किया ताकि वो ये जता सके कि उसने कई बार अपने पति को ये बताने की कोशिश करी थी कि आरोही का किडनैप हो गया है। और साथ ही साथ में पड़ोस में भी हंगामा मचाने लग गई कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है, ताकि पुलिस अगर आए तो सारे लोग ये गवाही देंगे कि रितु बहुत परेशान थी और आरोही को वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि उसने आरोही को कहाँ पर फेंका था, इसीलिए वो आरोही की बॉडी को ढूंढने के लिए उस वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और आरोही को खोजने लगते हैं। और उस समय मीडिया भी उनके साथ मौजूद था। ये सब चीजें लाइव रिकॉर्ड हो रही थी कि कैसे आरोही को ढूंढा जा रहा है।
वो सारी वीडियो और फोटो चिल्ला चिल्ला कर इस भयावह घटना को बता रही थी। कई पुलिस की टीम लग जाती है आरोही को ढूंढने के लिए और तब जाके कई घंटों बाद उन्हें कई सारे उसके पार्ट्स मिलते हैं। वो पानी इतना गंदा था कि उसने एक ही दिन में सब कुछ गला दिया था। हर एक बॉडी पार्ट एक दूसरे से अलग हो गया था और साथ ही में पुलिस को एक चांदी का लॉकेट मिला था और वो फ्रॉक मिली थी जिसे आप अभी इस फोटो में देख रहे हैं। और इस बात की पुष्टि घर वालों ने भी करी थी कि हाँ ये वाली सारी चीजें आरोही की है। मगर इस बात की और पुष्टि करने के लिए पुलिस उन सब चीजों को फॉरेंसिक टीम के पास भेज देती है जिसमें पता चला कि हाँ वो सारी चीजें आरोही की है। अब पुलिस के पास मोटिव भी था और सारे एविडेंस भी थे, इसीलिए पुलिस अब आरोपी को सजा दिलाने के लिए अब कोर्ट जाते हैं। मगर वहाँ पर रितु पलट जाती है। वो जज के आगे बोलती है कि असल में आरोही की जान लेने वाले उसके ससुराल वाले ही हैं, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। असल में उसके ससुराल वाले आरोही के होने पर खुश नहीं थे क्योंकि वो एक लड़की थी और उन्हें एक लड़का चाहिए था। और पुलिस वाले भी उसके ससुराल वालों से मिले हुए हैं। उन्होंने बार बार रितु पर बहुत सारा दबाव बनाया कि वो ये कबूल कर ले कि उसी ने ये सब आरोही के साथ किया है। पुलिस बार बार उसे सौंप दिया करती थी, इसीलिए उसने वाली सारी बातें कबूली क्योंकि पुलिस वाले उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करा करते थे। लेकिन इसके बचाव में पुलिस वालों ने सारे सबूत दिखाए कि इसमें रितु ही इन्वॉल्व है। पुलिस ने सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट और उन सब सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट के आगे रखा जिसे देखकर जज के आगे कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रही और उन्होंने अपने जजमेंट में ये बोला कि मकसद का सबूत उपलब्ध नहीं है, यानी रितु ने ऐसा क्यों करा उसका कोई भी सबूत नहीं है। मतलब मकसद का इरादा मौजूद नहीं है। हत्या के मामले में मकसद का मौजूद ना होना आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला से नहीं तोड़ता है और ना ही अभियोजन पक्ष के खिलाफ है। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि जो भी पुलिस वाले कह रहे हैं वो इतने बड़े अपराध के लिए बिल्कुल भी मकसद को नहीं दर्शाता है, यानी वो उस माँ के अंदर उस गुस्से को नहीं दर्शाता जिससे वो इतने बड़े और जघन्य अपराध को अंजाम दे सके। हालांकि लेकिन जिसके बाद जज साहब अपने जजमेंट में आजीवन कारावास सुनाते हुए बोलते हैं कि अक्यूज ने बिना किसी ठोस कारण के एक मासूम बच्ची के साथ ये सब किया है। ये एक माँ होने के नाते एक सामाजिक अपराध है। हालांकि रेयरिस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर नहीं आता, यानी ये फांसी की सजा सुनाने के प्रावधानों के अंदर नहीं आता और इस मामले में कम से कम सजा बनती है और यही उसके लिए सही है। इसीलिए रितु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।